ओके, आज के लेक्चर में हम रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? हाँ, इसके बाद फिर कुछ ही जो है टॉपिक्स रहते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर 2 भी एंड हो जाएगा। तो ओके, आते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स क्या होते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता था, सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते थे, वो सारी चीज़ें रूल जो है हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स में उन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे आप रेक्टेंगुलर जो है कंपोनेंट मेथड से दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स, इसका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में स्प्लिट करने की प्रोसेस को हम क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, तो उसको आप क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है। हाँ, सेपरेट करेंगे उनको एक लिहाज से आप जो। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी गुड, बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल सही बात है। सेपरेट करने के बाद जो वेक्टर्स हमें मिलते हैं, उन वेक्टर्स को हम जो है क्या कहलाता है, उस वेक्टर को जिससे वो सेपरेट किया गया है उसका कंपोनेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेक्टर ए था, अगर इस वेक्टर को मैंने दो वेक्टर्स में सेपरेट किए हैं, तो इन दो वेक्टर्स को हम क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स कहलाता है। क्लियर हो गया? और अगर यही कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों, यही कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों, तो इस तरह के कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। क्लियर हो गया? इफ these components are perpendicular to each other, then such components are called rectangular components of vector. ओके, अब हम यहाँ पर इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे। सो देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास एक जो है वेक्टर है, इसको मैंने ए का नाम दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो ओ पी है। क्लियर हो गया? सो इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा, तो मैं सबसे पहले करूँगा कि इस जो है P पॉइंट से मैं x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, और y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा। ठीक है। सो मैं ड्रा करूंगा। ये देखो, मैंने x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है। ठीक है। और x एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, चलो उसको मैं q का नाम देता हूँ। और मैं इस पॉइंट P से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, s का नाम देता हूँ। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये जो है परपेंडिकुलर नहीं बना, मैं परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये लो। ठीक हो गया? देखो, परपेंडिकुलर बनाए क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अब जो है यहाँ पर देखो, आपके पास एक जो है यहाँ पर ओ क्यू एक आपके पास साइड बन रहा है। ठीक है। एक यहाँ पर ओ एस बन रहा है। तो मैं यहाँ पर ओ क्यू को क्या करता हूँ, ओ क्यू यहाँ पर जो है एक एरो हेड भी लगा देता हूँ, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन करता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक एरो हेड लगाया, और बिल्कुल इसी तरह मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे जो वेक्टर है, मैं इसको भी एक वेक्टर बनाता हूँ। सॉरी यार, ये जो है, चलो मैं इसको दोबारा जल्दी से बनाता हूँ। ठीक है। सॉरी सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई। चलो जल्दी से मैं बनाता हूँ। ऐसा ही था। ओके, ये थोड़ा इस तरफ था। ये लो, ऐसे ही था। चलिए, बन गया है। ठीक है, ऐसे ही था। सो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक वेक्टर था, मैं इसको भी वेक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक एरो हेड लगाता हूँ, और इस एरो को मैं क्या करता हूँ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनाता हूँ। तो ये देखो, ऐसे। ठीक हो गया? सो इस जो है इस वेक्टर्स को मैं क्या कहलाऊंगा, इस ए का ए एक्स कंपोनेंट कहलाता हूँ, या एक्स कंपोनेंट है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, ए एक्स। ठीक है। और ये जो आपके पास वेक्टर है, ये इसका चूंकि वाई एक्सिस पे, तो मैं इसको वाई कंपोनेंट कहलाता हूँ। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे ए वाई सबस्क्रिप्ट में मैं वाई लिखूंगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर भी ऐसे एरो लगाता हूँ, यहाँ पर भी मैं ऐसे एरो लगाता हूँ। ठीक है। मतलब ये क्या है कि देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है, और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपके पास y कंपोनेंट है, ये भी आपके पास क्या है, x कंपोनेंट है।
तो मतलब जो है क्या है, ये दोनों चूंकि इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखो पीछे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था कि लेट सपोज अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है तो ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों देखो इसका जो टेल है इसके हेड के ऊपर है, तो ये हेड टू टेल रूल के तहत जो है बिल्कुल यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये इसके रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। तो आपने जिस तरह पहले कहा कि उसका बिल्कुल रिवर्स है, ऐसा ही बात है। ओके वेरी गुड। सो अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो मेरे पास ए है, वेक्टर ए है, ये किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस ए वाई, ऐसा ही है। क्योंकि देखो ये ए जो है वो ए एक्स और ए वाई से मिल के बना हुआ है, यहाँ मैं कहूंगा कि दिस ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर ए। ठीक है, मैं इनको इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहूंगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको क्या करूं, वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में लिखूं या डायरेक्शन भी जो है साथ लगाऊं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एक्स एक्सिस में है ना, इसके डायरेक्शन को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। आई के ऊपर मैं चूंकि केप लगाता हूं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और ये जो वाई एक्सिस है इसकी डायरेक्शन को मैं जे केप से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, इसके ऊपर देखो मैंने केप का साइन डाला है क्योंकि ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए एक्स, चूंकि ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सो मैं यहाँ पर आई केप लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास, मुझे पता है कि वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। और जो है आई केप यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ए एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन बता रहा है, एक्स एक्सिस टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चूंकि जाहिर सी बात है वेक्टर है तो उसके साथ डायरेक्शन आता ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरह फिर मैं लिखता हूँ प्लस ए वाई। ठीक है, तो ये आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ कि जे कैप। क्लियर हो गया। तो जे कैप इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सो मैंने जो है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास ये इस फिगर को देखें तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बना है। तो चलो मैं इस राइट ट्रायंगल को थोड़ा जो है बाहर जूम करके बनाता हूँ जल्दी से। ये देखो मैंने ऐसे बनाया। चलो मैं अभी यहाँ पर इन वेक्टर्स को साइड मानता हूँ, ये मेरे पास जो वेक्टर्स है इनको मैं साइड मानता हूँ। सो ये मेरे पास ओ था, ये मेरे पास क्यू था, ये मेरे पास पी था, ये मेरे पास ए था, ये साइड मेरे पास ए एक्स था, ये साइड मेरे पास ए वाई था, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ऐसा ही है। और यहाँ पर ये आपके पास वेक्टर क्या है, थीटा ए एंगल बना रहा था विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर ये आपके पास एंगल होगा थीटा ए एंगल। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होती है, ओके बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस मेरे पास ये, यस, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए है। तो मैं लिखूंगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये एक्स जो है ना सब्सक्रिप्ट में है। ठीक है, ये मैं सब्सक्रिप्ट में लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये ए एक्स जो है सब्सक्रिप्ट में है, डिवाइडेड बाई ए। सो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए था। तो अगर मैं यहाँ से ए एक्स फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। सो अब यहाँ पर ये ए एक्स क्या था, ए एक्स तो एक्स कंपोनेंट था ए का। ए देखो, ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। सो अगर आपको ये ए की मैग्नीट्यूड पता हो और इस ए जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो एंगल पता हो, तो आप इजीली उसकी ए एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, हियर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड थीटा इज द दिस एंगल। क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर मैं ए को नहीं लिखता हूँ, ये यहाँ पर मैं सिर्फ थीटा लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी सिर्फ थीटा लिखा है। क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरह मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर बेस थीटा का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो बताओ, सॉरी बेस थीटा मैं बोल रहा हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होती है, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है,
ओके, तो और हाइपोटेन्यूज ए था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए होगा। तो यहाँ से आप ए वाई फाइंड करो तो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर हो गया? ओके, चले मैं इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। और now this equation 2 and equation 3, okay, this equation 2 and equation 3 are used to represent the component in terms of its vectors. So अगर मैं vectors की term में लिखूं तो क्या होगा, so here this is ax component and we know that this ax component is along x axis, so यहाँ पर I cap आएगा and this ay is along y axis, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, j cap आएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपली जो है, ये देखो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं चलो इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इस इक्वेशन को चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। मैं इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर पुट करें, शाबाश। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स था, ए एक्स मेरे पास क्या वैल्यू आए, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा आई और आई के प्लस, और ए वाई की वैल्यू ये आया था ए साइन थीटा, और यहाँ पर जे के पे आएगा। क्लियर हो गया? सो देखो ये आपके पास वेक्टर्स की फॉर्म में आया। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। अब मैं जो है इसी ट्रायंगल को यहाँ पर दोबारा ले लेता हूँ। ओके, चलो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ जल्दी से। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इसके हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे और इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। बिल्कुल सही है। ओ क्यू पी, और ये आपके पास 90 डिग्री का था, ये थीटा था, ये ए एक्स था, ये ए वाई था, ये ए था। तो अभी अगर मैं इसकी जो है मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा इस राइट ट्रायंगल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, शाबाश। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, बेस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर एक्स, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर वाई। एग्जैक्टली। सो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। सो मेरे पास ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर हो गया? अब ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, वो हमने ऊपर जो फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। फार्मूले से आप जो है किसी भी जो है वेक्टर की ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या है आपके पास, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया? अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो तो आप मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस की इक्वल होती थी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, और बेस क्या है, ए वाई है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि मैंने थीटा फाइंड करना है तो टेन को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो टेन इनवर्स ए वाई बाई बेस, यहाँ पर ए एक्स है मेरे भाई, बेस यहाँ पर ए एक्स है। सो ए वाई बाई ए एक्स। ओके, देखो बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। सो ए वाई इज द वाई कंपोनेंट, जो कि हमें पता होता है, ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट। आप इन दोनों को डिवाइड करें, टेन इनवर्स से लें, देन यू विल गेट दिस थीटा। ओके ओके, बिल्कुल यही था, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? ओके, सो यहाँ पर ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक और फार्मूला यहाँ पर आया, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहाँ पर ये डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम कैसे जो है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। चलो जो हम जल्दी से करते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। ये 2.6 है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय
आर सी का मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर मारता हूँ ताकि हम जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखें। क्लियर हो गया? ओके, सो हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तो चलें हम यहाँ पर करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना दो वेक्टर्स है ए और बी। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए है। चलो मैं ये थीटा ए लिखता हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। और दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है, ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये थीटा बी एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को जमा करना है, तो जमा कैसे करेंगे? तो चलें इसको जो है हम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, सो चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जो है क्लियर बनाता हूँ। ये आपका, सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मैं हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करता हूँ। तो कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले ए को यहाँ पर प्लेस करता हूँ। सो दिस इज ए और ये थीटा ए एंगल बना रहा है। अब मैं जो है यहाँ पर आपके पास जो बी है, वेक्टर बी है, इसकी टेल को इसके हेड पे रखता हूँ। ऐसा ही करते हैं ना? सो मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। सो ये ऐसा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इमेजनरी जो है आप लाइन बनाया, अगर आपसे नहीं बनना हो तो। ठीक है, सो देखो ये आपके पास थीटा बी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना था? पहले के हेड को दूसरे के हेड से मिलाना था। तो वही आपका क्या होना था? रिजल्टेंट होती थी। तो ये देखो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर हो गया? अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट करता हूँ। देखो ये इस ए का एक्स कंपोनेंट होगा, ये इस ए का जो है वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये जो है इसका वाई कंपोनेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह बी का क्या होगा? बी का बी का ये बी का जो है एक्स कंपोनेंट होगा तो मैं बी एक्स लिखता हूँ। ये बी का वाई कंपोनेंट होगा तो मैं बी वाई लिखता हूँ। क्लियर हो गया? अब चूंकि देखो रिजल्टेंट तो मेरा ये पूरा के पूरा है, तो अगर मैं इसी तरह रिजल्टेंट का भी जो है फाइंड करना चाहूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो क्या होगा? मैं जो है, चलो इसको थोड़ा जो है मैं कलर चेंज करता हूँ। मैं इसको जो है कौन सा कलर रखूँ? ये वाला कलर रखो। चलो ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरे पास जो है वो आर एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरे पास क्या होगा? आर वाई होगा। ऐसे ही है। हाँ, तो चलो मैं जो है यहाँ पर देखो, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा आपके पास आर वाई है। तो यहाँ से तक पूरा जो आर वाई है वो देखो, यहाँ से यहाँ तक ए वाई है, यहाँ से यहाँ तक बी वाई है। तो अगर आप ए वाई को बी वाई में जमा करो तो ये पूरा के पूरा आर वाई आ रहा है। ऐसा ही है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये पूरा के पूरा आर वाई आ रहा है अगर मैं ए वाई को बी वाई से बी वाई में जमा करूँ। बिल्कुल इसी तरह आप देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा आर एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक ए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक बी एक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बी एक्स है तो ये बिल्कुल नीचे ले आओ, तो यहाँ से यहाँ तक भी बी एक्स होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक बी एक्स है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से यहाँ तक छोटा करके बी एक्स भी लिखता हूँ। अगर मैं जो है इस ए एक्स को बी एक्स में जमा करूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? आर एक्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर एक्स लिखूंगा। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होती है? उनके जो कंपोनेंट्स की वाई कंपोनेंट का सम, बिल्कुल जो है बिल्कुल उसी तरह कंपोनेंट्स की एक्स एक्स कंपोनेंट की सम, मतलब उस रिजल्टेंट की एक्स कंपोनेंट का सम जो है रिजल्टेंट की एक्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर मेरे पास एक और वेक्टर होता सी होता तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होता। इसी तरह आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होता। रिजल्टेंट की आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है वो अपनी सारी कंपोनेंट्स की एक्स कंपोनेंट्स की सम होगा। रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट का मतलब होगा अपनी सारी कंपोनेंट्स की वाई कंपोनेंट्स का सम। क्लियर हो गया? ओके, तो चलें अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
सो बिल्कुल इसी को भी जो है हम कर सकते हैं, जिस तरह हमने पीछे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में किया है, बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ से लिखता हूँ। आर एक्स किसके इक्वल आया? आर एक्स आया इसके कंपोनेंट्स ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अगर मैं इसको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स आई के प्लस, हाँ, बी एक्स आई के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्स कंपोनेंट है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर हो गया? अगर जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है अगर मैंने फाइंड करना हो, यस, सो आर एक्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो इसी तरह आप आर वाई भी लिख सकते हैं। सो आर वाई किसके इक्वल होगा? ए वाई, वेरी गुड, ए वाई प्लस बी वाई, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें। सो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई जे के प्लस बी वाई जे के। तो अगर मैं जो है इसको ऐसे लिखूं, आर वाई के मॉड इज इक्वल टू, तो क्या होगा? ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, ऐसे इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से हम देख सकते हैं कि पूरा की पूरा ये खुद जो है रिजल्टेंट किसके इक्वल होती है? आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई की इक्वल होती है। ठीक है, सो मैं ये भी लिखता हूँ, आर किसके इक्वल होता था? आर खुद आर एक्स अपने एक्स कंपोनेंट प्लस अपने वाई कंपोनेंट, ऐसा ही है। इसको आप वेक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो लिखें आर इज इक्वल टू आर एक्स आई के, ओके, प्लस आर वाई जे के। क्लियर हो क्या? अब मैं क्या करूँगा? अब देखो, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू जो है हमें आई हुई है, तो मैं इक्वेशन 2 और 3 से, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर जो है क्या नाम देता हूँ? हाँ, इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर जो है 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, यानी आर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, आर वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास? आर इज इक्वल टू आर इक्वल टू आर एक्स, बताओ मेरे पास क्या आया है? ए एक्स प्लस बी एक्स। सो ए आर एक्स की जगह आप लिखें ए एक्स प्लस बी एक्स, और फिर यहाँ पर आई के प्लस आर वाई की जगह आप लिखें ए वाई प्लस बी वाई, और यहाँ पर आप जे लिखें। ठीक है, सो ये देखो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया। ये देखो, जिस तरह हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किया था, बिल्कुल हमने इसी तरह यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर में किया है। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगुलर बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, तो पीछे जो है पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो आर किसके इक्वल आता था? इसके एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और आप स्क्वायर रूट लेते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम देता हूँ। आप जो है आप जो है यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर एक्स और आई आर वाई की वैल्यू यहाँ पर भी पुट पुट कर सकते हैं। रिजल्टेंट जो है अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, सो यहाँ पर पुट करें, आर इज इक्वल टू आर एक्स क्या था? हाँ, ए एक्स प्लस बी एक्स था, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। आर वाई क्या था मेरे पास? ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर था, तो मैं ऐसे स्क्वायर रूट लेता हूँ। ओके, सो आप इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप यहाँ पर मेरे पास सारे कंपोनेंट्स निकल आए हैं, तो पीछे से फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखें। तो पीछे मेरे पास फार्मूला क्या आया था डायरेक्शन का? इधर देखो, मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमने ये देखो ये वाला फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। चूंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स होगा। ठीक है, सो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लिखता हूँ। सो मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स।
अब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करें शाबाश। क्या था आर वाई मेरे पास क्या आया हुआ था, आर वाई आया हुआ था, इधर देखो आर ए वाई प्लस बी वाई था और यस ए एक्स प्लस बी था। ओके, तो ये इस फार्मूले से आप डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब तक जितनी भी देखो हमने यहाँ पर यहाँ पर ये सारे जो है फार्मूलाज लिखे हैं, ये सारे के सारा क्या था, हमारे पास टू वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया था हेड टू टेल रूल से, ठीक है, तो ये सारे जो है फार्मूला हमने ऑब्टेन किया था। अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तब भी कोई मसला नहीं है, तब इसी तरह आप आगे जमा करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि थीटा फाइंड करना हो, अगर आपके पास तीन वेक्टर है तो मेरे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होगा। अगर आपके पास चार वेक्टर है तो प्लस यहाँ पर डी वाई होगा और यहाँ पर प्लस हमारे पास डी एक्स होगा। इसी तरह सो ऑन, इसी तरह आगे चलते जाएगा। तो ये आपके पास देखो जनरल फार्मूला हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपने यहाँ पर ये थीटा तो फाइंड कर लिया, लेकिन ये आपके पास रिजल्टेंट की जो है डायरेक्शन अभी यहाँ पर ये नहीं है। ये आपको जो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि आपको एक दो स्टेप और करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सब, लेकिन हाँ ये तो आपने शुरू में फाइंड करना ही करना है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, उन दो स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलो हम वो यहाँ पर जल्दी से आपको समझाते हैं तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला काम क्या था, पहला काम आपको जो है थीटा फाइंड करना होता था, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करते थे आप, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो पहला काम इस फार्मूले से आप जो है क्या करने हैं, ये वैल्यू फाइंड करना है। और जब आप जो है इस फार्मूले से जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करने लगे तो याद रखें आर वाई और आर एक्स दोनों की वैल्यू को आपने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। चाहे वो आपके क्वेश्चन में नेगेटिव हो तब भी आपने पॉजिटिव ही रखना है, आर वाई और आर एक्स दोनों की वैल्यूज को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद फिर आपने देखना है कि आपका आर एक्स और आर वाई जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। मतलब आपके पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपके पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चले मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों, क्योंकि इस तरह देखो आर एक्स भी पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो मतलब ये है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो थीटा है वो इसी थीटा के इक्वल होगा जो हमने ऊपर फाइंड किया था। तो थीटा आर इज इक्वल टू, मैं थीटा लिखता हूँ इस केस में, थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। कब, अगर आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर ये जो थीटा है मेरे पास 60 डिग्री है, तो आपका रिजल्टेंट भी 60 डिग्री ही होगा, बस आपको और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास ये आर एक्स और आर वाई जो है वो क्या हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। चलो मैं कहता हूँ कि आर एक्स अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा, तो आर एक्स नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव, ठीक है। आर एक्स नेगेटिव अगर आर वाई पॉजिटिव हो तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, ठीक है। वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती थी, हमने कहा था कि बाय कन्वेंशन, हमने पीछे लेक्चर में पढ़े हुए थे, बाय कन्वेंशन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये होगा आपका, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पूरा की पूरा आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। ये देखो ये थीटा आर होगा,
ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो थीटा आर होगा वो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, लेकिन यहाँ से इस फार्मूले से आपने जो थीटा फाइंड किया था वो एक्चुअली ये था, ठीक है, वो एक्चुअली ये होता है, ये थीटा। तो लेकिन आपको सिर्फ ये थीटा फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरा 180 था, तो 180 में से मैं इस थीटा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थीटा आर बचेगा। तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ये आपका फाइनल जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से ये थीटा जो है, ये जो थीटा है वो यहाँ से आ चुका होगा आपको। तो लेट सपोज यहाँ से ये 60 आया है, तो आपको क्या करना होगा, 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो भी आंसर होगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो बस आपने यही याद रखना है, अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो 180 माइनस थीटा होगा। तो ठीक है, 180 माइनस थीटा होगा। और ये थीटा खुद क्या है, ये थीटा खुद क्या है, ये थीटा खुद ये है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। आप यहाँ से फाइंड किया होगा ऑलरेडी, ठीक है। ओके, आप अगर जो है मैं कहूँ, चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ, चलो मैं इसको मिटाता हूँ फिर दोबारा बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि चलो मैं यहाँ पर फिर दोबारा लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। अगर आपका आर एक्स भी नेगेटिव हो, अगर आपका आर वाई भी नेगेटिव हो, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो आर एक्स भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ होगा, आर वाई भी नेगेटिव यहाँ पर होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखो ऐसा ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ ए से, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो देखो मैं बनाता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन इस फार्मूले से आप जो थीटा फाइंड करेगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो तो ये होगा, ये होगा। तो इस वजह से इस केस में जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, थीटा आर इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो थीटा है मैं यहाँ पर बनाना चाहिए मुझे, ये थीटा जो है ये होता है, ठीक है। और पूरा आपके पास रिजल्टेंट जो है वेक्टर का डायरेक्शन ये होता था। तो देखो, यस, वेरी गुड, बिल्कुल चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 180 था, 180 में से 180 में अगर मैं इस थीटा को ऐड करूँ तो मुझे पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था जो कि मुझे चाहिए था। तो आपने इसको याद रखना है। अब ये देखो स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है, यस। तो आपने याद रखना है, अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस वक्त आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा, जबकि ये थीटा खुद जो है वो इस फार्मूले से निकल आया होगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, अब अगर आपके पास आर एक्स जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और आर वाई नेगेटिव हो, तो उस वक्त आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई करेगा, तो आर एक्स पॉजिटिव ये, आर वाई नेगेटिव ये, तो उस वक्त आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैं इसे बनाता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और आपके पास थीटा जो है वो ये होगा। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ ये आपके पास क्या होगा, थीटा आर होगा। तो इस केस में थीटा आर आप कैसे फाइंड करेंगे, शाबाश, थीटा आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टोटल 360 है, इसमें से मैं इस थीटा को रिमूव करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा, तो यही मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। जल्दी से मैं देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम इन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ये चार केस, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा आर इज इक्वल टू थीटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो 180 प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो 360 माइनस थीटा। ओके, अब हम आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारा जो अभी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, सो देखो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी गई हैं, मैंने आपके बुक से ही जो है सारा कुछ आपको समझाया है। सो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं समझाई गई हैं। तो जितने भी कुछ जो है मैंने आपको समझाया वो सारे के सारा बुक में है। आपने बुक में जो है एक एक चीज़ एक एक लफ्ज़ पढ़ना है ताकि आपको क्लियर जो है ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। सो ये एक आप पढ़ें, शाबाश। ये एग्जाम्पल जो है 2.2 ज़रा पढ़ें। Two forces F1 15 Newton making an angle theta 170 degree with positive x-axis, and force F2 is equal to 25 Newton making an angle theta to 2220 degree with positive x-axis act at a point. Calculate the resultant force. Okay, आपने क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फोर्स। चलो मैं सारे डेटास को यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटास को कलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास एक फोर्स है वो 15 न्यूटन है। ये आपका 2.2 है एग्जाम्पल। सो F1 आपके पास कितनी है? 15 न्यूटन है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 70 डिग्री का बना रहा है। और F2 जो है वो आपके पास है 25 न्यूटन, और ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 220 डिग्री बना रहा है। आपको क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, इंतहाई आसान। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास भाई, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है, देखो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यही होगा कि ये F1 और F2 जमा होंगे, और जो आपके पास रिजल्टेंट आपके पास फोर्स बनेगा वही रिजल्टेंट फोर्स ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि F1 एंड F2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ FR। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। अब जो है मैं क्या करता हूँ, थोड़ा काम को इजी करता हूँ, क्योंकि पीछे जो है मैंने सारे फार्मूला जो है पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, आपको समझाए गए हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर इज इक्वल टू, यानी एफ रिजल्टेंट तो आर एक्स प्लस एफ आर वाई, ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही है। तो अगर मैं एफ आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो ये भी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ था। एफ आर किसके इक्वल होता था? यानी इस एक्स की जो है स्क्वायर और वाई जो है कंपोनेंट की स्क्वायर को सम करना है, और मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये देखो बिल्कुल वही फार्मूला तो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है? मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, सो एडिशन ऑफ फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने क्या सीखा था। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एफ आर एक्स खुद जो है किसके इक्वल है, और एफ आर वाई खुद किसके इक्वल है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सो काम देखो बहुत इजी में करते चले जाऊँ। ये एफ आर एक्स खुद किसके इक्वल होता ही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, F1 है, F2 है, तो ये खुद एफ आर एक्स F1x प्लस F2x के इक्वल होगा। ऐसे ही है, ये देखो F1x प्लस F2x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह एफ आर वाई किसके इक्वल होगा, शाबाश बताओ? F1y प्लस F2y के इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, x कंपोनेंट के सम की इक्वल होती है, y कंपोनेंट के सम की इक्वल होती है। सो FRy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर जो जो भी मेरे पास डेटा गिवन है उनसे मैं इजीली जो है ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। F1x फाइंड कर सकता हूँ, F2x फाइंड कर सकता हूँ, F1y फाइंड कर सकता हूँ, F2y फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, तो मैं करता हूँ। तो F जनाब मैं करूँगा पहले 1x फाइंड करूँगा। ठीक है, सो बताओ F1x क्या होगा?
एफ वन एक्स कैसे जो है इसके कंपोनेंट कैसे फाइंड करते थे शाबाश, पीछे हमने फार्मूला पढ़े थे। एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा वन, ये हमने वो पीछे पढ़े ये फार्मूला। एफ वन इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा वन होगा, क्योंकि एफ वन का जो थीटा है वो थीटा वन है। सो यहाँ पर आप यस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें। सो एफ वन एक्स, एक मिनट, एफ वन एक्स इक्वल टू एफ वन की वैल्यू क्या है 15 कॉस, देखो एफ वन 15 है और यहाँ पर थीटा वन 70 है, ठीक है। सो थीटा वन मेरे पास 70 है। सो एफ वन एक्स क्या आया 15 cos 70, अगर आप कैलकुलेटर करें ना तो ये आएगा 5.13 न्यूटन आंसर आएगा। तो ये देखो आपके पास एफ वन एक्स आया, आपके पास क्या आया, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, ओके ओके, ये देखो एफ वन एक्स आपके पास आया। आप मैं क्या फाइंड करूंगा, एफ टू एक्स फाइंड करूंगा। ये कितना मुश्किल काम है भाई, ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो एफ टू एक्स फाइंड करो शाबाश, कैसे फाइंड करेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा एफ टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला बताओ। एफ टू है तो यहाँ पर एफ टू लिखूंगा, आपका थीटा वन नहीं लिखूंगा, थीटा टू लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ टू है, एफ वन का थीटा वन है, एफ टू की बात हो रही है तो एफ टू जो है थीटा टू एंगल बना रहा है। सो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। एफ टू कितना है जल्दी जल्दी बताओ, 25 cos थीटा टू कितना है, तो अगर आप इनको कैलकुलेटर करें तो ये आएगा -19.15 न्यूटन आएगा। क्लियर हो गया। आप बारी आते हैं एफ वन वाई की तरफ, तो शाबाश एफ वन वाई फाइंड करो। तो ये पीछे हमने फार्मूला अभी अभी हम पढ़े हैं। तो एफ वन वाई अगर आपने कंपोनेंट फाइंड करना है तो एफ वन साइन थीटा होता था, तो चूंकि ये एफ वन है तो साइन थीटा वन होगा। एफ वन वाई, एफ वन हेयर अगेन 15 साइन थीटा वन, तो आपके पास 70 डिग्री। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेटर डालें तो ये आंसर आ रहा है एफ वन वाई का 14.09 न्यूटन। ओके वेरी गुड। अब लास्ट पे आ जाओ शाबाश, एफ टू वाई हम फाइंड करेंगे आप, तो क्या होगा एफ टू साइन थीटा टू होगा। तो एफ टू क्या है मेरे पास 25 है, साइन थीटा टू होगा 220 डिग्री। सो एफ टू वाई अगर आप इन सारों को जो है कैलकुलेट करें तो -16.07 न्यूटन आएगा। तो ये आपके पास आंसर होगा। आप समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एफ वन एक्स को यहाँ पर पुट करूंगा, एफ टू एक्स को यहाँ पर पुट करूंगा, इक्वेशन टू में पुट करूंगा तो मेरे पास एफ आर एक्स आऊंगा। फिर एफ वन वाई और एफ टू वाई को इक्वेशन थ्री में पुट करूंगा तो मेरे पास एफ आर वाई आएंगे। तो फिर जब मुझे एफ आर एक्स और एफ आर वाई आएंगे तो मैं इसको इक्वेशन वन में पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा। बस इतनी सी काम थी। स्ट्रेटेजी समझ आ गया। देखो इन सारे वैल्यूज से मैं एफ आर एक्स और एफ आर वाई फाइंड करूंगा। जब ये वैल्यूज आ जाएंगे तो इसको मैं इक्वेशन वन में पुट करूंगा तो एफ आर आ जाएगा। बस यही आंसर है। वेरी गुड। तो जल्दी से जो है मैं इक्वेशन नंबर टू में जो है यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ही पुट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा काम इजी हो जाए। तो एफ आर एक्स किसके इक्वल होगा, एफ आर एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स जो है ये है, एफ टू एक्स जो है ये है। तो क्या है 5.13 5.13 प्लस -19 है मेरे भाई, -19 है, -19.15 न्यूटन है। चलो मैं न्यूटन को नहीं लिखता हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और माइनस जो आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ। ऐसा ही है। ओके सो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये -14.02 आ रहा है, -14.02 न्यूटन आंसर आ रहा है। इसी तरह आप ओके एफ आर वाई फाइंड करो। मतलब आप ये करें कि ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन थ्री में, जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ।
तो एफ आर वाई क्या आएगा, एफ वन वाई क्या है 14.09 माइनस एफ टू वाई क्या है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, एफ टू वाई माइनस 16.07 है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ जो है मल्टीप्लाई होके माइनस होगा अगेन, तो माइनस 16.07 होगा। इसको अगर आप कैलकुलेटर करें तो आएगा माइनस 1.98 न्यूटन। अब देखो आपके पास एफ आर एक्स आया ये, एफ आर वाई आया ये, तो इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। ओके, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यही आपका आंसर होगा। तो शाबाश 1 में पुट करें। चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ। सो इक्वेशन 1 implies that एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ आर एक्स, ये आया था -14.02 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आर वाई, तो ये मेरे पास आर वाई था, तो -1.98 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डेट में एफ आर वाई को जो है फाइंड करूँगा। आप इन सारों को जो है ना कैलकुलेटर में पुट करें तो ये डायरेक्ट में आंसर लिखता हूँ, ये आंसर आएगा आपके पास 14.16 न्यूटन आएगा। ये देखो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 14.16 न्यूटन, यही आंसर है। लेकिन चूंकि फोर्स हमें पता है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती, तो आपको डायरेक्शन भी पता लगाना होगा। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो उसका फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वो हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो शाबाश फार्मूला मुझे लिखवाओ, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई क्या आया हुआ है, आर वाई क्या आया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आर वाई तो नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये एफ है, तो एफ रिजल्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ यानी फोर्स का जो है वो आर वाई डिवाइडेड बाई एफ इंटू आर एक्स। तो एफ आर वाई क्या आया है, इधर देखो, ये देखो एफ आर वाई ये आया है, एफ आर एक्स ये आया है। हाँ, तो चले मैं जल्दी से यहाँ पर पुट करता हूँ, ये क्या आया था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले में अगर आपका माइनस भी हो तब भी आपने पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है इस फार्मूले में एफ आर वाई और एफ आर एक्स की वैल्यू चाहे आपके पास जो है माइनस में हो चाहे आपके पास प्लस में हो, आपने हमेशा प्लस को ही लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस में है, लेकिन मैं इन माइनस साइन को मैं इग्नोर करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करूँगा, इनको प्लस के साथ लिखूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था आप हमेशा प्लस के साथ लिखेंगे इस फार्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.98 डिवाइडेड बाई 14.02। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेटर करें तो थीटा आ जाएगा आपके पास 7.97 डिग्री। लेकिन ये तो आपका फाइनल जो है आंसर नहीं है, आपको चेक करना होगा कि भाई इसके इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपके पास जो है किस हाँ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, या थर्ड या फोर में। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर यस इधर देखो, यहाँ पर देखो यस ये दोनों आपके पास x और y दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये देखो एफ आर एक्स ये भी नेगेटिव, एफ आर वाई ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब आपका रिजल्टेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पीछे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, पीछे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, रिजल्ट एग्जैक्टली 180 डिग्री प्लस थीटा था, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ थीटा क्या आया हुआ है, थीटा तो ऑलरेडी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, एग्जैक्टली 7.97 थीटा। सो यहाँ पर देखो थीटा आर होगा, अगर आप इनको प्लस करें तो आएगा 187.97 डिग्री। ये देखो ये आपका आंसर आ गया। अब अक्सर बच्चे यहाँ से आगे नहीं करते हैं, यहाँ पर आके वो यहाँ पर इसको आंसर देके जो है पेपर देके चले आते हैं, तो उनका जो है कुछ मार्क्स कट जाते हैं। असल काम तो ये था मेरे भाई, अब देखो आंसर 7.97 और 187.97 में तो ज़मीन आसमान फ़र्क है ना। यस, तो
यस एग्जैक्टली। तो आपको जब यहाँ से ये थीटा फाइंड करने के बाद आपको देखना होगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए जो है हम आर एक्स और आर वाई के साइन को देखते थे। अगर आर एक्स और आई और वाई दोनों आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों अगर आपके पास नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस में हमने क्या करना होता था, 180 प्लस थीटा करना होता था। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? ओके, यहाँ पर देखो ये मैं थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पर फिट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीजें देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गया कि कैसे करना था बहुत आसान, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। आप इसी तरह यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट 2.2 है, वो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट 2/2.2 है, वो भी आपसे हो जाएगा। तो चलें जो है आज हम इतना ही कर पाया। सो आगे जो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है और हाँ कॉन्करेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम है, वो इंशाल्लाह जो है हम कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? ऊंचा बोले, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो कल आपने क्या करना है, थोड़ा जल्दी आना है, ठीक है। 6:30 बजे जो है आप एग्जैक्ट 6:30 बजे आप ऑनलाइन हो जाएं। तो हमारे जो है पास फिर 1.5 घंटे का टाइम होगा, तो उसमें हम इजीली जो है इनको कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो कैलकुलेशन में इनमें टाइम लगता है। तो मतलब इतने ही टाइम में हम इतना ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा जो है फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है कराना होता है। क्लियर हो गया? आपके पास जो है बुक है, आपने बुक लाए हैं या अभी तक नहीं लाए? क्यों यार, क्यों अभी तक नहीं मिली? क्या मसला हो गया? तो किसी जो है ना वो दोस्त से पता करें, कोई आपका सीनियर है तो उनको कहें कि कोई बुक मुझे दे दें उनके पुराने। अभी पुराना बुक से काम चलाओ, फिर जब नहीं मिलेंगे तो नए बुक ले लेना। हाँ तो मतलब पता करें ना, थोड़ा आपके जो है इर्द गिर्द होंगे। हाँ इर्द गिर्द होंगे, किसी दोस्त के भाई वगैरह होंगे तो उनसे कहो कि जाहिर सी बात है वो तो फारिग हो गए होंगे। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो वो सेकंड ईयर में पहुंच गए होंगे, अगर वो सेकंड ईयर में तो वो इंडस्ट्रियल ईयर में पहुंच गए होंगे। तो उन्होंने वैसे ही वो कचरे में फेंकना है, तो उससे बेहतर है आपको आए कि वो बुक्स मुझे दे दें। अभी आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रहे हैं, तो अभी उससे काम चलाओ। अगर फिर आपने नई लेने का ज़्यादा शौक है तो बाद में आप दो नई ले लें। क्या ख्याल है? लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में तो है ना, मैंने आपको सेंड किया था। तो वहाँ से देखें, ठीक है, वहाँ से करें। अभी मैंने आपका टेस्ट भी लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये साथ-साथ चीज़ें क्लियर करते चले जाएँ। ये चीज़ें जो है ना फिर बाद में फिर बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोबारा रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है और चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। अभी अभी तो हम देखो बिल्कुल इनिशियल स्टेप पे हैं। अभी 1, 2, 3 महीने गुज़रने दो, हम आधा जो है बुक कवर कर लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें जो है फिर आपके ज़हन से भूल गए होंगे। तो अगर आप इनको पहले से ही करें तो ये आपके माइंड में क्या होंगे, पक्का हो जाएँगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आप इनको नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, ये अभी आपको लगेगा कि समझ आ गया, लेकिन बाद में जब आप खुद करने बैठोगे ना फिर आपसे नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट जो है आपको 2 या 3 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। आप जो है कर सकते हैं, लिखें कॉपी पे, जल्दी जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकेंगे और क्वेश्चन नंबर आप 2 कर सकेंगे और क्वेश्चन नंबर आप 3 कर सकेंगे बस। बल्कि 1 भी कर सकेंगे। 1, 2, 3, 4 यानी क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप कर सकेंगे। तो इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन एटलीस्ट जो है आपने कोशिश करनी है। आप चाहे आपका गलत हो, आपने वो गलती मुझे सेंड कर देनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपने ट्राई तो किया है और आपसे नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपसे हो जाएंगे, कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बच्चों वाली काम है, ठीक है। वेरी गुड। सो इनको करें यार, इनको जल्दी जल्दी करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है कल मिलते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम मिलते हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा जल्दी आ जाना, 6:30 बजे हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है हम कल जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है वीक में हम जो है केमिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, हाँ, एक्सरसाइज को हम टच करेंगे। इसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। और सेकंड चैप्टर इंतहाई आसान है, उसमें सारी चीज़ें जो है वो मतलब आपका कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होंगे उसमें, बस थ्योरी है, ठीक है सारा। तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ना?
ओके, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।